बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेस इन इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे स्ट्रेस का, टेंशन का क्या रोल है हाइपरटेंशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस जो है ब्लड वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है और किस तरह ये प्रॉब्लमेटिक है एंजाइना में, किस तरह ये प्रॉब्लमेटिक है हार्ट अटैक पेशेंट को, किस तरह ये हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ वेज से बाय इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है स्ट्रेस कंडीशन के साथ। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देख ले, ये अगर ब्लड सर्कुलेशन को आप देख रहे हो तो इनिशियली जो मैंने ड्रा किया हुआ है, सपोज हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ये लेवल है, तो जब हम स्ट्रेस इस पेशेंट को देंगे तो ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास इस लेवल पे आ जाता है। क्यों इंक्रीज होगा, किस तरह इंक्रीज होगा, बिफोर गोइंग टू दैट डिस्कशन जो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म वाइज, या कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, उससे बिफोर एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि किस तरह हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और क्यों होता है। डेली लाइफ का एग्जांपल अगर आप ये कंसिडर कर लो, फॉर एग्जांपल एक दो दोस्त है और वो कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं और एक रेगिस्तान टाइप इलाका है और शदीद गर्मी है और उनके पास वाटर जो है एक बॉटल पड़ा हुआ है और गलती से वो रास्ता भी भूल जाते हैं। कभी एक रास्ता ट्राई करते हैं, कभी दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, उनको रास्ते का पता नहीं चल रहा। दोपहर हो जाती है, फिर जो है सपहर का टाइम आ जाता है, उनके पास जो है एक बॉटल वाटर है, तो उनके पास डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। उनको प्यास इतनी लगी है कि अगर एक कैंडिडेट को आप वाटर जो है 2 बॉटल सप्लाई करो तो वो पी जाता है, पी सकता है। तो अब उनके पास ऑप्शन है, या तो एक बंदा पी लेगा, दूसरा इसी तरह रह जाएगा, या फिर उनके पास ये ऑप्शन है कि वो दोनों आधा आधा कर लेंगे, या उनके पास ये ऑप्शन है कि वो वाटर सेव करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनको पता नहीं है अब कितने टाइम से हमें रास्ता नहीं मिलता और वाटर का और क्या करेंगे, रेगिस्तानी इलाका है। तो होपफुली आप सबका आंसर होगा कि वो वाटर सेव करेंगे, सेव रखेंगे, एक एक बूंद पी लेंगे, उसी पे गुजारा करेंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा होगा कि कब तक हम यहाँ पे ठहरे रहेंगे और कब जो है हमें रास्ता मिलेगा और हम यहाँ से निकलेंगे। तो वो सडनली उस वाटर को ख़त्म नहीं करेंगे, वो उसको कुछ ना कुछ वाटर को सेव रखेंगे, बल्कि ज़्यादा सेव रखेंगे और थोड़ा सा पिएंगे। होपफुली आप सबका आंसर यही होगा। तो इसका मतलब है जब भी बॉडी पे स्ट्रेस आएगी, मींस वो रेगिस्तान में थे, उन पे स्ट्रेस आ गया, उनको रास्ता मालूम नहीं था, उन पे टेंशन आ गया, तो उन्होंने वाटर सेव रखा। तो इसी एग्जांपल के साथ हम कहेंगे कि जब भी बॉडी पे स्ट्रेस आएगी हम बॉडी वाटर सेव रखेंगे, न कि हम उसको यूटिलाइज करेंगे। हमारा बॉडी वाटर जब इंक्रीज होगा मींस ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको हम मैकेनिस्टिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह बॉडी वाटर स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ बॉडी वाटर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वी कैन कंसिडर कि हमारे पास नेफ्रॉन, ये एक एग्जांपल मैंने एक नेफ्रॉन ड्रा किया। हमें पता है कि हमारे किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। एक नेफ्रॉन मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हम देखते हैं बोमिन कैप्सूल के बाद यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के साथ यहाँ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus पे बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं। वी मस्ट हैव टू नो, यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स है जो कि एड्रेनर्जिक स्टिमुलेटर रिसेप्टर्स हैं। जब स्ट्रेस होगा एक बॉडी पे, इसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus पे एक्ट करेंगे। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होंगे, इट विल कॉज इज रिलीज ऑफ रेनिन। रेनिन की सिंथेसिस होगी, रेनिन रिलीज होगा।
रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा इसको एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन पिन कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एक्शन ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, और ये हमारे पास फिर अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट एंजियोटेंसिन 2 इसके जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। अल्डोस्टेरोन जब ज़्यादा होंगे, अगर हम डायरेक्टली इस रिएक्शन को देख ले तो नॉरएपिनेफ्रिन इट विल काजेज रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन। इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस सारे मैकेनिज्म के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा है, अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है। अल्डोस्टेरोन क्या करेंगे, अल्डोस्टेरोन यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। अगर हम नेफ्रॉन पे देख ले, यहाँ पे ग्लोमेरुलस से बोमिन कैप्सूल में वेरियस कंटेंट्स जो है ये मेश हो रहे हैं। वेरियस कंटेंट्स जिसमें हमारे पास वेरियस साल्ट्स पड़े हुए हैं वो मेश हो रहे हैं। यहाँ नेफ्रॉन में ये पैसेज हो रही है वेरियस कंटेंट्स की। कुछ यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ हमारे पास इस एरिया पे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है इस पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये नॉर्मली ऐसा कंटिन्यू रहता है, ईच नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन में इस तरह प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली जगह जगह पे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम जगह जगह पे रीअब्सॉर्ब होती रहती है। जो लास्ट में कंटेंट बनते हैं यहाँ पे यूरिन ड्रॉप्स जो है ये हमारे पास जो लास्ट में रह जाते हैं यूरिन ड्रॉप्स, ये हमारे पास जो है रिलीज हो जाते हैं। अदरवाइज जगह जगह पे रीअब्सॉर्प्शन होती है। अब जब यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जब रीअब्सॉर्प्शन होती है तो वेरियस कंटेंट्स यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं, जिसमें सोडियम कंटेंट्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं और ये सोडियम पोटेशियम के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज हो जाती है तो पोटेशियम यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो पोटेशियम यहाँ पे लुमिनल साइड पे आ जाती है और यूरिन में एक्सक्रीट होती रहती है। नॉर्मली जगह जगह पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन होती रहती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की हम स्पेशली बात करते हैं जहाँ पे अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स है। अब रिसेप्टर्स से पहले हम बात कर रहे हैं कि सोडियम जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पोटेशियम के साथ एक्सचेंज कर देता है और पोटेशियम लुमिनल साइड पे आ जाता है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। जब हमारे पास स्ट्रेस बॉडी पे आएगी, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। नॉरएपिनेफ्रिन अल्डोस्टेरोन की स्टिमुलेशन करेगा, अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। अल्डोस्टेरोन यहाँ पे अपने रिसेप्टर्स, ये ए रिसेप्टर जो मैंने बनाए हुए हैं इस पे एक्ट करते हैं। अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाते हैं इसके 3 फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन क्या होगा, सोडियम चैनल्स जो है नॉर्मली ये सोडियम चैनल्स इंक्रीज करेगा। किस तरह इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ 3 फंक्शंस। फर्स्ट वन फंक्शन ये है कि ये हमारे पास न्यू सिंथेसिस सोडियम चैनल के करेगा। तो यहाँ पे ये सोडियम चैनल जो है ये हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं, न्यू सिंथेसिस होती है। कुछ हमारे पास साइटोप्लाज्म पे जो सोडियम चैनल्स पड़े होते हैं ये टर्मिनल पे आ जाते हैं, तो अगेन हमारे पास सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। एक हमारे पास इनएक्टिव चैनल्स जो यहाँ पे पड़े होते हैं वो एक्टिव बन जाते हैं। तो इन 3 फंक्शन से सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 3 फंक्शन सोडियम चैनल्स के लिए। अल्डोस्टेरोन जब अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा इट विल कॉजेज इंक्रीज सोडियम सिंथेसिस, न्यू सिंथेसिस होगी सोडियम चैनल की। साइटोप्लाज्मिक सोडियम चैनल्स जो है ये टर्मिनल पे आ जाते हैं और हमारे पास जो इनएक्टिव सोडियम चैनल्स है वो एक्टिव बन जाते हैं। अल्टरनेटिवली इन सब का काम क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे लुमिनल वॉल पे सोडियम चैनल्स जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं। यही 3 फंक्शंस यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस के लिए होते हैं। ये चैनल्स भी हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं बाय 3 फंक्शंस। इनएक्टिव सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस एक्टिव बन जाते हैं, न्यू सिंथेसिस भी होती है और कुछ हमारे पास साइटोप्लाज्मिक सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस टर्मिनल पे चले जाते हैं। यही 3 फंक्शंस हमारे पास ये पोटेशियम चैनल्स के लिए होते हैं, तो पोटेशियम चैनल्स भी हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम देख लें
तो अल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, स्ट्रेस नॉरएपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट कर रहा है। बाय दिस मैकेनिज्म अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। अल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर्स पे कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स पे बाइंड करेंगे, सोडियम चैनल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस ज्यादा हो जाएंगे और इसी तरह पोटेशियम चैनल ज्यादा हो जाएंगे। सो मोर एंड मोर सोडियम विल बी रीअब्सॉर्ब्ड, more and more sodium will exchange with potassium, more and more potassium will comes towards luminal side और यूरिन में एक्सक्रीशन पोटेशियम की ज्यादा हो जाएगी। तो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन चैनल ज्यादा होंगे और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा हो गई, तो जब बॉडी में सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साल्ट्स की सेविंग ज्यादा हो जाती है, तो उसके साथ साथ साल्ट जो है अपने साथ एब्जॉर्ब करता है वाटर कंटेंट। तो जब साल्ट बॉडी में ज्यादा पड़ा रहेगा तो वाटर कंटेंट्स भी ज्यादा पड़े रहेंगे। तो जब वाटर कंटेंट्स बॉडी में ज्यादा होंगे तो ब्लड वॉल्यूम इतने से इतना हो जाता है, मींस राइज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम जो है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास साल्ट कंटेंट्स बॉडी में, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा हो गई। तो हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जब ज्यादा हो गई, उसने वाटर भी साथ में सेव रखा, यूरिनरी रिमूवल वाटर की नहीं होगी। जब रिमूवल नहीं होगी, यूरिनरी डिक्रीज हो जाएगी, तो बॉडी वाटर सेव रहेंगे, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो लाजमी बात है ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास पेशेंट जो है, अगर कार्डिक पेशेंट है, अगर एंजाइना पेशेंट है, उसके हार्ट पे लोड बढ़ेगा, अगर सीसीएफ पेशेंट है उसके हार्ट पे लोड बढ़ेगा, तो उसको प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। ये हमारे पास ये कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक और प्रॉब्लमेटिक होती है हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, और ख़ास तौर पर एडिमा पेशेंट के लिए जिसके बॉडी में वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। जो पेशेंट जो है, फॉर एग्जांपल सिस्टमिक एडिमा है या हमारे पास पल्मोनरी एडिमा है। पल्मोनरी एडिमा या सिस्टमिक एडिमा, सिस्टमिक एडिमा जो लेग्स में, आपके लेग्स जो है स्वेलअप हो जाते हैं, वाटर लीकेज वहाँ पे हो रही है, और या आपके पास जो पल्मोनरी एडिमा, जो आपके पास आप सांस इजीली नहीं ले पा सकते हो, वाटर कंटेंट्स वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, लीकेज होती है फ्रॉम ब्लड वेसल्स टूवर्ड्स लंग्स, ठीक है, उसके साथ आप इजीली फिर सांस नहीं ले पाते। तो इस कंडीशंस में कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर जो सीसीएफ है हमारे पास, कंजेस्टिव कार्डिक फेल्यूर, आपका हार्ट जो है वो फुली काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन कंडीशंस में अगर आप बॉडी पे स्ट्रेस डालोगे तो सिस्टमिक एडिमा, पल्मोनरी एडिमा या हम कंजेस्टिव कार्डिक फेल्यूर की बात करते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम्स जो है वर्सन होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ऐसे पेशेंट को हरगिज हम स्ट्रेस नहीं देंगे, उनको स्ट्रेस से बचाना होगा। किस तरह बचाना होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जिस प्रॉब्लम के साथ आपकी बॉडी पे स्ट्रेस है, तो वो प्रॉब्लम्स हल करो, उसके लिए हल ढूंढो। जो मसले मसाइल घर में चल रहे हैं उसको हल करो, बेहतर है कि आप ऐसे पेशेंट को इस तरह बचा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विल कंटिन्यू अवर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। अल्लाह हाफिज़।